जो नेक्स्ट है अपना क्रॉस करेंसी रेट्स। क्रॉस करेंसी रेट्स। अब क्रॉस करेंसी रेट्स का मतलब होता है कि अगर हमें जिनकी एक्सचेंज रेट चाहिए वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में दूसरी रेट्स के थ्रू, एक चेन के थ्रू हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मार्केट में नॉर्मली डॉलर में हर करेंसी की रेट कोट होती है, यानी वर्ल्ड की कोई सी भी करेंसी हो उसकी रेट डॉलर में कोट होती है, आजकल यूरो में भी कोट होती है। लेकिन हम कहेंगे साहब इंडियन रुपी और जापानी येन की रेट क्या है, तो ऐसी रेट मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। तो इसको हम कहेंगे थ्रू पता करते हैं, क्रॉस रेट के थ्रू पता करते हैं। कि हम क्या करेंगे, रुपए और येन की रेट पता करनी है तो हम देखेंगे कि रुपए से डॉलर की रेट क्या है, येन से डॉलर की रेट क्या है, और इन दोनों के बेसिस पे अपन क्रॉस करेंसी रेट पता करेंगे। ठीक है, तो दैट इज क्रॉस करेंसी रेट्स। तो इनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये अपन देखें। तो जब इसका कैलकुलेशन की बात करें तो फर्स्ट केस होता है कि जहां पे बोथ कोटेशंस आर इन सेम करेंसी, यानी बोथ कोटेशंस आर इन सेम करेंसी। दैट इज फॉर एग्जाम्पल लिया अपन ने $1 इक्वल टू रुपीज मान लीजिए 40 और $1 इक्वल टू FF मान लीजिए 8। ये एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। अब ये बोथ कोटेशंस आर इन सेम करेंसी, दोनों सेम करेंसी में है। कैसे है, जैसे यहां पे ये भी $1 का है और ये भी $1 का है। बोथ कोटेशंस आर इन सेम करेंसी मीन्स दोनों कोटेशन डॉलर के हैं, एक डॉलर का रुपए से है, एक डॉलर का FF से है। ठीक है, अब ऐसे केस में क्रॉस करेंसी रेट पता करने का तरीका होता है कि जब $1 में 40 रुपीज मिलते हैं और $1 में FF 8 मिलता है, तो कुल मिला के ₹40 इक्वल टू FF 8 हो गया। ठीक है ना, तो कुल मिला के ऐसे केस में क्या करेंगे, इक्वलाइज द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को इक्वलाइज कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, हम करेंगे ₹40 इक्वल टू FF 8। जब $1 में ₹40 मिलते हैं, $1 में FF 8 मिलता है, तो ऐसे केस में जितना वैल्यू ₹40 का है उतना ही वैल्यू FF 8 का है। जितना वैल्यू ₹40 का है उतना ही वैल्यू FF 8 का है, तो इसलिए हमने राइट हैंड साइड को इक्वलाइज कर दिया। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को इक्वलाइज कर दिया आपने। अब देखो अपने को अगर रेट पर रुपये निकालनी है, मान लीजिए अपने को रेट निकालनी है ₹1 इक्वल टू, तो ये जो रुपी और FF को आप X और Y की तरह ट्रीट करो। तो ₹1 इक्वल टू पता करना है तो रुपये को उधर छोड़ दो और 40 को ले जाके उधर डिवाइड कर दो, तो यहां आ जाएगा FF 8 डिवाइडेड बाई 40। तो ये हो गया, दैट इज FF 0.20 लिखो या 0.2 लिखो, एक ही बात है। तो यहां पे हो गया FF 0.2, यानी ₹1 इक्वल टू FF 0.2। यानी हम ₹1 पे करेंगे तो हमें 0.2 FF मिल जाएंगे। ठीक है ना, या हमारे पास 1 FF होगा तो हम डीलर से कितना ले लेंगे, सॉरी ₹1 होगा तो उसके बदले में 0.2 FF मिल जाएंगे। क्लियर। अब अगर मान लीजिए अपने को इस इक्वेशन में हमें रेट FF के नीचे हमें कहेंगे चाहिए, सॉरी रुपए के नीचे कहेंगे चाहिए, FF के चाहिए। अगर FF के चाहिए तो कोई बात नहीं, FF को इधर रखो और 8 को ले जाके उधर डिवाइड कर दो। FF को इधर छोड़ दो, 8 को ले जाके डिवाइड कर दो,
तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1FF इक्वल टू ₹40 डिवाइडेड बाई 8। तो यह हो जाएगा 1FF इक्वल टू ₹5। 1FF इक्वल टू ₹5। ठीक है। तो ये क्रॉस करेंसी रेट कब कैलकुलेट करते हैं? व्हेन बोथ द कोटेशंस आर इन सेम करेंसी। क्लियर? कोई डाउट इसमें? हमें डॉलर और रुपये के दे रखा है, डॉलर और एफ भी दे रखी है। तो मान लीजिए वो कहता है कि साहब ₹1 में कितने एफ आएंगे या 1FF में कितने रुपए आएंगे, तो रुपये और एफ की हमें क्रॉस करेंसी रेट पता करनी पड़ेगी, और वो करेंगे अपन डॉलर के थ्रू। ठीक है ना। इंटरनेशनल मार्केट में नॉर्मली डॉलर और या यूरो में रेट कोट होती है, लेकिन अपने को एग्जाम में तो मान लीजिए किसी भी करेंसी का दे दे, मान लो 1 पाउंड इक्वल टू रुपीज, 1 पाउंड इक्वल टू एफ देता है, तो हम उससे भी कैलकुलेट कर देंगे। कंसेप्ट तो वही है ना। चाहे कौन से कोट होती है मार्केट में, कौन से नहीं होती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे पर डॉलर के बजाय पर येन भी दोनों रेट हो सकती है, पर यूरो भी हो सकती है, पर पाउंड भी हो सकती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोथ कोटेशंस आर इन सेम करेंसी, देन इक्वलाइज द राइट हैंड साइड, दूसरी साइड को आप इक्वलाइज कर दो, तो आपके क्रॉस करेंसी रेट्स आ जाएगी। अब नेक्स्ट है इसमें, इफ बोथ कोटेशंस are in different currencies, if both quotations are in different currencies, दोनों कोटेशन डिफरेंट करेंसीज में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कह रखा है कि 1 पाउंड इक्वल टू $1.5 एंड $1 इक्वल टू ₹40। ये एक्सचेंज रेट आपको दे दी। अब दोनों कोटेशन डिफरेंट करेंसी में, दोनों कोटेशन डिफरेंट करेंसी में है। ये दे रखा है $1 का कोटेशन, और ये दे रखा है ये 1 पाउंड का, ये $1 का। तो दोनों कोटेशन डिफरेंट करेंसी में है। ठीक है ना। दोनों कोटेशन डिफरेंट करेंसी में है, तो ऐसे केस में हम क्रॉस करेंसी रेट कैसे पता करेंगे कि वैल्यू ऑफ वन कोटेशन पुट इन द अदर इक्वेशन। वैल्यू ऑफ वन इक्वेशन, ये इक्वेशन है एक तरह से कोटेशन इक्विवेलेंट टू इक्वेशन, तो एक इक्वेशन का वैल्यू दूसरे में पुट कर दो। तो इस केस में क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वन कोट टू अदर कोट, अनदर कोट। एक कोट का वैल्यू दूसरे कोट में आप लिख दो। ठीक है। तो ऐसे केस में देखो क्या करें, हमें किसकी रेट पता करनी होगी, किसकी रेट पता करनी होगी। जैसे 1 पाउंड इक्वल टू ₹2। अल्टीमेटली ये जो डॉलर तो कॉमन है दोनों केस में, तो क्रॉस करेंसी किस किस की चाहिए अपने को, पाउंड और रुपए की चाहिए, जिसमें दोनों डॉलर तो कॉमन है। तो डॉलर की तो चाहिए नहीं, क्योंकि डॉलर की तो दे रखी है अपने को। डॉलर की तो इससे भी है, डॉलर की इससे भी है। तो हमें पाउंड और रुपए की क्रॉस करेंसी चाहिए। तो ऐसे केस में एक कोटेशन का वैल्यू दूसरे कोटेशन में पुट कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपको पर डॉलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अपने को 1 पाउंड चाहिए। अगर 1 पाउंड चाहिए मान लीजिए आपको, सिंपल सी बात है, तो पाउंड का कोटेशन ये दे रखा है। तो इस कोटेशन में, इस इक्वेशन में अपन इसका वैल्यू पुट कर दें। भाई 1 पाउंड तो हमें दे रखा ना, अब ये 1 पाउंड का दे रखा है, तो यानी 1 पाउंड यहां से स्टार्ट किया, यानी इस इक्वेशन को काम में लिया अपन ने। हम इस इक्वेशन को काम में ले रहे हैं, तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का वैल्यू पुट करना है। अब वैल्यू पुट कैसे करोगे, जो 1 पाउंड इक्वल टू $1.50 दे रखा है, तो ये 1.50 तो ऐसा कैसा लिख दो आप। अब यहां पे जो ये डॉलर दे रखा है, इस डॉलर की जगह
दूसरे इक्वेशन में देखो कि डॉलर का वैल्यू क्या दे रखा है, हम यहाँ पे डॉलर लिखें या डॉलर की जगह ₹40 लिख दें, एक ही बात है ना। हम डॉलर लिखें या डॉलर की जगह ₹40 लिख दें, एक बात है। तो ध्यान रखना कि ये ओनली 40 नहीं है, क्या है, ₹40। $1 का वैल्यू कितना है, ₹40 है, तो ₹40 लिखेंगे, 40 नहीं लिखेंगे केवल। तो यहां पे इंटू किया अपन ने ₹40, तो ये 1 पाउंड इक्वल टू रुपीज कितना हो गया, 60 हो गया। तो 1 पाउंड में 60 रुपीज मिलेंगे, ये क्रॉस करेंसी हो गई। तो ध्यान रखना पूरा लिखना अपने को, क्योंकि $1 का वैल्यू 40 नहीं है, $1 का वैल्यू क्या है, ₹40। तो ₹40 लिखो पूरा। तो $1 पाउंड इक्वल टू ₹60 आ गए। अगर मान लीजिए अपने को इस कोटेशन में पुट करना है, इस कोटेशन पुट करना, तो इसका मतलब है कि डॉलर का तो आपको चाहिए नहीं। इस कोटेशन में कौन सी करेंसी दूसरी, रुपये है, यानी रुपये का चाहिए, डॉलर का तो दे रखा ना, तो रुपये का चाहिए। तो कल मिला के यहाँ पे तो $1 इक्वल टू ₹40 दे रखा है। तो रुपये के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इस कोटेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि रुपये इधर छोड़ के हमें यूं करें, ₹1 इक्वल टू $1 डिवाइडेड बाई 40, ये लिख सकते हैं अपन। क्योंकि जब अपने को ये कोटेशन काम में लेना है, यानी पर रुपये पता करना है, तो पर रुपये पता करना है तो पहले तो इसको, इस कोटेशन को पर रुपये में कन्वर्ट करें। तो इसको पर रुपये में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा आपका ₹1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 40। अब यहां डॉलर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस डॉलर में अपन डॉलर का वैल्यू पुट करें दूसरे कोटेशन का, तो दूसरे कोटेशन में डॉलर का वैल्यू दे रखा है क्या, दूसरे कोटेशन में डॉलर का वैल्यू नहीं दे रखा ना, तो इसको डॉलर का वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, डॉलर इधर छोड़ दो और ये कर दो 1 पाउंड डिवाइड बाई 1.50, 1 पाउंड डिवाइड बाई 1.50। तो अपन ने इस डॉलर को कट किया और इस डॉलर की जगह अपन ने लिख दिया 1 पाउंड डिवाइड बाई 1.50। तो देखो यहां पे ऊपर जो न्यूमरेटर में तो है 1 पाउंड और डिनोमिनेटर में है 40 इंटू 1.5। तो एक तरीके से देखे जाए तो ये हो गया 1 पाउंड डिवाइड बाई 60 और ₹1 इक्वल टू पाउंड पॉइंट 01667। तो कुल मिला के जहां पे बोथ कोटेशंस आर इन सेम करेंसी, तो उस केस में तो क्या करना है, उस केस में तो हम इक्वलाइज कर देंगे, है ना। उस केस में तो हम क्या कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे। और जिस केस में दोनों कोटेशन डिफरेंट करेंसी में है, तो एक कोटेशन में दूसरे कोटेशन का वैल्यू पुट करना है, चाहे कोई सा भी कोटेशन ले सकते हो। अब उसमें देख लो कि आपको पर डॉलर पता करना है, पर पाउंड पता करना है, तो ये पर पाउंड का कोटेशन ले लो, यहाँ पे डॉलर का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। और पर रुपये लेनी है तो पहले इसको रुपये में काउंट करके और पर रुपये ले लो, और जहां दूसरा करेंसी डॉलर आ रहा है तो डॉलर की जगह डॉलर का वैल्यू पुट कर दो। इस तरीके से अपना क्रॉस करेंसी रेट्स कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये तो अपने को दो करेंसी की रेट दे रखी है ना कैलकुलेट करने का। अब अगर मान लीजिए हमारे को, क्योंकि ये तो एक ही रेट दे रखे है ना, जैसे 1 पाउंड इक्वल टू 1.5 और 0.4 इस तरह के दे रखा है, जबकि मार्केट में तो कोटेशन दो रेट का मिलता है। मार्केट में कोटेशन किसी रेट का मिलता है, 2 रेट का मिलता है। तो हमें ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना रेट कौन सी लगेगी, हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रेट कौन सी लगेगी। क्लियर। तो उस केस में जहां पे मोर देन 2 कोटेशन आर गिवन, जहां पे मोर देन 2 कोटेशन गिवन है, 2 से ज्यादा कोटेशन गिवन है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, है ना, जहां पे
दो से ज़्यादा कोटेशन गिवन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में देखो हम जो सर्टेन स्टेप्स काम में लेंगे, तो उसमें फर्स्ट तो है कि हम करेंसीज का लिंक एस्टेब्लिश करेंगे, करेंसीज का लिंक एस्टेब्लिश करेंगे। पहले मैं एक बार इस क्वेश्चन में से कोटेशन लिख देता हूं जिससे कि थोड़ा समझना और इजी हो जाएगा आपका। ये जैसे 9th क्वेश्चन जो है इसका कोटेशन में लिखता हूं, तो देखो यहाँ पे कोटेशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि $1 इक्वल टू रुपीज 40.20 एंड 40.35, ठीक है ना। आप उधर लिखते जाओ $1 इक्वल टू रुपीज 40.20 एंड 40.35। $1 इक्वल टू रुपीज 40.20 एंड 40.35, ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है अपने को कोटेशन, दूसरा दे रखा है $1 इक्वल टू रुपीज $1 इक्वल टू £0.65 ऑब्लिक .70, ठीक है। सेकंड कोटेशन है $1 इक्वल टू $1 इक्वल टू £0.65 ऑब्लिक 70। $1 इक्वल टू £0.65 ऑब्लिक 0.70, ये सेकंड कोटेशन दे रखा है। थर्ड कोटेशन की बात करें अपन तो ये दे रखा है £1 इक्वल टू FF 7.3 और 7.38। £1 इक्वल टू FF 1 इक्वल टू FF 7.30 ऑब्लिक 7.38। और यहाँ पे आगे दे रखा है अपने को एक्सचेंज मार्जिन 0.1% है और कैलकुलेट बाइंग एंड सेलिंग रेट ऑफ रुपीज पर FF, कहाँ के लिए दे रखा रुपीज पर FF, यूज फाइनेंस ऑफ कोटेशन, ठीक है। तो उस केस में अपन ये ले लिया एक्सचेंज मार्जिन एट रेट ऑफ 0.1% और बाइंग सेलिंग रेट पता करनी है अपने को, ठीक है ना, कहें कि रुपए और FF की पता करनी। यहाँ पे कह रखा है अगर हमें रुपये और FF के नहीं कह रखा होता तो भी कोई बात नहीं, हम अल्टीमेट करेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन currencies for which exchange rate to be calculated, ठीक है ना। पहला काम तो करना है आपको, लिंक एस्टेब्लिश करना है कि इन करेंसीज जिसका कोटेशन हमें चाहिए उसका लिंक क्या है। अब जो लिंक की बात करें तो वैसे तो हमें FF और रुपए का बता रखा है, ठीक है ना। अगर हमें FF और रुपए का नहीं बताता है तो उसको हम मतलब है कि अल्टीमेट लिंक देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो जैसे अल्टीमेट लिंक कैसे निकालेंगे कैलकुलेट करें अपन, तो जैसे ये कोटेशन कहाँ का है $1 का और ये कहाँ का है रुपए का। पहले कोटेशन में हम लिंक देखें तो देखो एक तो दे रखा है हमारे को रुपी और दूसरा दे रखा है $।
तो डॉलर का रुपए से लिंक है। इसके बाद में अपन देखें तो डॉलर का कहां से लिंक है, पाउंड से। तो डॉलर से अपन पाउंड का लिंक एस्टेब्लिश कर दिया कि पाउंड, डॉलर और पाउंड का भी लिंक है। इसके बाद में यहां देखें तो अपन पाउंड और एफएफ का लिंक है, तो यहां पे पाउंड और एफएफ का लिंक हो गया, ठीक है ना। अगर इसके बजाय जैसे मान लो आपने तो पहले इधर रुपए लिखने के बजाय आपने इधर डॉलर लिख दिया, ठीक है ना, तो चलो कोई बात नहीं, ये काहे का है, ये डॉलर और रुपए का लिंक है। अब आप ये देखो कि अगला कोटेशन डॉलर और पाउंड का है, तो कुल मिला के इधर तो नहीं लिखेंगे ना, डॉलर का कोटेशन किधर आएगा, फिर इधर लिखना पड़ेगा। फिर इसमें पाउंड और एफएफ का है, तो इधर थोड़ी आएगा, ये कहाँ आएगा, ये एफएफ इधर आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे भी आप करेंसी का लिंक बनाओगे तो कोटेशन को चाहे पहला कोटेशन डॉलर और रुपए लिखो, चाहे रुपया डॉलर लिखो, कोई बात नहीं, वो अकॉर्डिंगली मूव कर जाएगा। अपन इधर रुपया करके डॉलर कर दिया तो डॉलर से पाउंड, पाउंड से एफएफ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए अपन ने यहाँ पे डॉलर रुपये लिखा, तो क्योंकि ये आएगा तो एफएफ डॉलर से लिंक्ड है, इसलिए डॉलर से पाउंड, पाउंड का एफएफ से लिंक हो गया। क्लियर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लिंक एस्टेब्लिश करेंगे, पहले तो हम लिंक एस्टेब्लिश करेंगे। दूसरा करेंगे, फिर हमें जो दो रेट दे रखी है ना, तो सेलेक्ट वन रेट, लिंक बना दिया अपन ने, तो ये अब ये दो रेट दे रखी है, तो सिंपल सी बात है कि एक रेट कौन सेलेक्ट करनी है हमारे को, सेलेक्ट वन रेट, सिंगल रेट फॉर ईच कोटेशन। हर कोटेशन में आपको सिंगल रेट जो है वो सेलेक्ट करनी है, हर कोटेशन में सिंगल रेट सेलेक्ट करनी है। क्लियर। अब जब सिंगल रेट सेलेक्ट करोगे आप, जब सिंगल रेट सेलेक्ट करोगे तो उसका रूल क्या है, उसका रूल क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें किस करेंसी में कोटेशन दे रखा है ना। किसी में भी सेलेक्ट करेंगे ना अपन, जैसे मान लो चाहे इसका सेलेक्ट किया जाए, इसका किया, ऐसा किया, तो सोचने की बात क्या है कि किस करेंसी में हमें कोटेशन गिवन है, ठीक है ना, किस करेंसी में कोटेशन गिवन है। यानी आइडेंटिफाई द करेंसी in which quotation is given, यानी वो करेंसी आइडेंटिफाई करो जिसमें कोटेशन गिवन है। क्लियर। तो जैसे मान लो आइडेंटिफाई किया गया अपने डॉलर, कि डॉलर में कोटेशन गिवन है, ठीक है ना। इफ यू हैव कोटेड करेंसी, अगर आपके पास में कोटेड करेंसी है, ठीक है ना, जैसे मान लो पहला फॉर एग्जांपल डॉलर है, कोटेशन क्या है पहला डॉलर का है, और आपके पास डॉलर है, तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, इफ यू हैव कोटेड करेंसी, तो इसका मतलब है कि आप जो अपनी करेंसी तो दोगे और दूसरी करेंसी लोगे, यही है ना भाई। जिस करेंसी में कोटेशन है ये आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कि जिस करेंसी में कोटेशन है वो मेरे पास है कि उसके पास है। अगर एक कोटेशन करेंसी मेरे पास हुई, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि मैं उस करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी लूंगा, मैं उस करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी लूंगा, यही चीज है। जिस करेंसी में कोटेशन है वो मेरे पास है, तो उस करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी लूंगा, ये बात हो गई ना। तो इस केस में डीलर मेरे को क्या देगा, मेरे पास एक डॉलर है, मैंने डॉलर काउंटर पे ले जाकर रख दिया कि भैया डॉलर पकड़ो, आप तो ऐसा करो मेरे को रुपए दे दो, तो डीलर क्या करता है, कम देगा। सिंपल सी बात है कि डीलर जो है, शॉपकीपर जो इसका ट्रेडर है करेंसी का, उसकी हैबिट क्या है, ज्यादा लेने की और कम देने की। बिजनेसमैन का ये तो रहता है,
वो लेता है तो ज़्यादा ज़्यादा और देने की बात आती है तो कम से कम, जब तो प्रॉफिट कमाएगा। अगर मान लीजिए वो ज़्यादा देने लग जाए और कम लेने लग जाए तो फिर कितने दिन बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो कुल मिला के जिस करेंसी का कोटेशन गिवन है वो करेंसी आपके पास है, इसका मतलब है कि यू विल रिसीव अदर करेंसी, यू विल तो अदर करेंसी रिसीव करोगे तो कौन सी? स्मॉल कोटेशन है ना। कौन सा रेट लगेगा? स्मॉल लगेगा, ठीक है ना। उस केस में स्मॉल रेट लगेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? और तीसरा है इफ यू हैव, जो करेंसी में कोटेशन दे रखा है तो वो करेंसी हमारे पास नहीं है, वो करेंसी किसके पास है? डीलर के पास है। भाई जिस करेंसी में कोटेशन नहीं, या तो अपने पास होगी ये डीलर के पास होगी, दोनों में से एक बात हो सकती है ना। इफ दैट करेंसी इज विद डीलर, जिस करेंसी में कोटेशन है वो किसके पास है? डीलर के पास है। तो इसका मतलब है कि उस करेंसी के बदले में आपको करेंसी चाहिए ना भाई, अपनी जो चीज है वो तो डीलर को देंगे और डीलर के पास है जो अपन लेंगे। क्लियर? जिस करेंसी में कोटेशन था वो मेरे पास थी, जिस करेंसी में कोटेशन था वो मेरे पास थी, मैंने एक करेंसी ले जाके दी, क्योंकि जिस करेंसी में कोटेशन होता है तो वन करेंसी होता है ना। जिस करेंसी में कोटेशन है वो मेरे पास थी, मैंने एक करेंसी ले जाके दी, तो डीलर ने बदले में कम दिया, स्मॉल करेंसी, स्मॉल अमाउंट दिया। और जिस करेंसी में कोटेशन है वो डीलर के पास है, जिस करेंसी में कोटेशन वो किसके पास है? डीलर के पास है। तो मैं एक करेंसी उससे डिमांड करूंगा, मैं कहूंगा भाई तुम्हारे पास जो है वो मेरे को दे दो, तो बदले में मेरे को अदर करेंसी देनी पड़ेगी। तो कौन सी देनी पड़ेगी? ज्यादा। तो यानी इस केस में क्या हो गया? यू विल पे अदर करेंसी। तो कौन सी देनी पड़ेगी? हाई। आपको हाई कोटेशन पे करना पड़ेगा। तो दूसरा काम क्या करोगे आप? दूसरा काम करोगे कि आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से कोटेशन आपको काम में लेना है। तो पहला काम तो आपने लिंक बना लिया कि करेंसी का लिंक क्या है, एक दूसरे से क्या लिंक है। दूसरा है, दूसरा आपने फिर एक एक कोटेशन सेलेक्ट कर लिया, आपने एक एक कोटेशन सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद में आप तीसरा जो काम करोगे, जो थर्ड स्टेप आएगी वो आएगी कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस रेट्स, कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस रेट्स। और ये करोगे आप बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ कोटेशंस इन अदर कोटेशन। यानी एक कोटेशंस जो है वो एक दूसरे में वैल्यू पुट करोगे, जैसे अपने सेकंड पार्ट देखा था कि नहीं, जो करेंसी सेम में नहीं होती है तो अपन क्या है वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करते हैं, तो उस तरीके से हमें वैल्यू पुट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि तीन जहां क्रॉस करेंसी आएगी मोर देन 2 आएगी तो वहां पे जो सिंगल कोटेशन वाला कंसेप्ट नहीं होता, वहां तो क्या है कि कोटेशन जो है वो अलग अलग करेंसी में मिलेगा, आपको एक करेंसी में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे केस में वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद में क्रॉस रेट आ जाएगी, तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यानी एड लेस एक्सचेंज मार्जिन।
अगर सेलिंग रेट है, डीलर सेल कर रहा है, तो सिंपल जी बात है कि ज्यादा लेगा, तो एक्सचेंज मार्जिन क्या किया जाएगा, ऐड। और अगर बाइंग रेट है तो इसका मतलब है कि वो डीलर बाई कर रहा है तो कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो जहां पे सेलिंग रेट होती है तो डीलर अपनी करेंसी सेल कर रहा होता है, तो सिंपल सी बात है कि वो मार्जिन ऐड करेगा, और बाइंग रेट है तो मार्जिन लेस किया जाएगा। तो कुल मिला के यहां पे अगर सेलिंग रेट है तो ऐड किया जाएगा, और बाइंग रेट है तो वो लेस करेगा, डिडक्ट करेगा। इसके बाद में फाइनेंस ऑफ कोटेशन, फाइनेंस ऑफ कोटेशन इफ स्पेशली गिवन, कह रखा तो फाइनेंस करना, नहीं कहे तो कोई बात नहीं। अब ये चीज इसकी हो गई क्लियर। अब देखो अपने को ये इसमें क्वेश्चन सोल्व करें अपन, तो उस केस में अपने को सबसे पहला तो देखना पड़ेगा कि लिंक क्या बनाया था, वो अपन लिंक बनाएंगे, जो अपन लिंक बना दिया था, ठीक है ना। अपन ने जो लिंक है वो बना दिया था शीट नंबर 1 में कि यहां, अच्छा ये तो पहले का रह गया, अपने थर्ड में है ये, ठीक है। तो एस्टेब्लिश जो है वो लिंक बनाया अपन ने, तो देखो हमें रुपये से डॉलर, डॉलर से पाउंड, पाउंड से एफएफ का, या इधर देखें अपन इधर देखें तो दूसरे तरीके से लिंक बना दिया था अपन ने, ठीक है। इस लिंक को देखो अपन प्रैक्टिकल सोल्व करेंगे, तो पहला एक बार लिंक लिख दिया अपन। तो लिंक क्या लिखा था अपन ने, देखो हमारी स्टेप 1, स्टेप जो 1 है उसमें अपन ने पहला क्या लिया था, रुपीस से, डॉलर से, पाउंड से, एफएफ। अब देखो हमें जो रेट कैलकुलेट करवा रहा है वो करा रहा है एफएफ सेलिंग रेट एंड एफएफ बाइंग रेट, एफएफ सेलिंग रेट एंड एफएफ बाइंग रेट, ये कैलकुलेट करवा रहा है। मान लीजिए पहले अपन एफएफ सेलिंग रेट पता कर लेते हैं, एफएफ सेलिंग रेट पता कर लेते हैं। तो एफएफ सेलिंग रेट, तो एफएफ सेलिंग रेट का मतलब है कि एफएफ किसके पास है, डीलर के पास है। कि रेट्स किसकी होती है, डीलर की होती है। जब सेलिंग रेट पता करनी है एफएफ की, तो उसका मतलब एफएफ उसी के पास होगी जब तो सेल करेगा, यानी इस केस में एफएफ होल्ड बाय डीलर, एंड दूसरी करेंसी कौन सी दे रहा है अल्टीमेटली, रुपीज, ठीक है ना, रुपीज है। तो इसका मतलब है कि रुपीज हेल्ड बाई कस्टमर, ठीक है, रुपीज हेल्ड बाई कस्टमर एंड एफएफ होल्ड बाई डीलर, क्लियर। अब यहां पे हमें रुपये और एफएफ का पूछ लिया। अगर हमें रुपये और एफएफ का नहीं पूछता ना, क्वेश्चन में कहता है कि साहब आप तो बाइंग सेलिंग रेट बताओ, तो कुल मिला के देखो ऐसे केस में हमें यहाँ पे भी लिंक बनाते हैं, तो एफएफ और रुपये का लिंक बना लास्ट, तो उसका मतलब है कि 3 कोटेशन दे रखा है, तो जहां लास्ट है दोनों जो कॉर्नर्स हैं वहां का रेट कैलकुलेट करवा रहा होगा, ठीक है ना। अदरवाइज इसी क्वेश्चन में कह देता है कि आप तो ऐसा करो एफएफ और डॉलर की बताओ, कहा कि एफएफ और डॉलर की, तो कुल मिला के अपने को फिर इधर से कोई लिंक मतलब नहीं होता, यानी एक कोटेशन फालतू दे रखा है उसको काम में नहीं लेना, अगर ये बात है तो, ठीक है। तो अब इस केस में आप सिंपल सी बात है कि एफएफ सेलिंग रेट पता कर रहे हो, आपने पता किया कि भाई एफएफ सेलिंग रेट का मतलब सेलिंग एफएफ तो है डीलर के पास में और मेरे पास क्या है, रुपीज है। तो अब देखो अपने को रेट आइडेंटिफाई करनी है ना। अब रेट आइडेंटिफाई करना है तो पहला आप ये देखो कि आप रुपए लेके बाजार में जाओ, आप कस्टमर हो तो आप रुपए लेके मार्केट में जाओ।
अब रुपया लेके मार्केट में गए तो आप ये देखो कि रुपया कौन बाई सेल कर रहा है। अपने कोटेशन में से देखा अपन ने कि रुपया कौन बाई सेल कर रहा है, रुपया कौन बाई सेल कर रहा है, तो उस केस में रुपये का ट्रेडर पहला पर्सन है। देखो ये दोनों में तो रुपया है ही नहीं, रुपया कौन बाई सेल कर रहा है, ये पहला कोटेशन वाला है ना, ये जो डीलर है ये रुपये में डील कर रहा है। अब कुल मिला के आपके पास में क्या है, रुपया है, तो दूसरी करेंसी किसके पास है, डीलर के पास है। यानी आपका रुपया है ना, ये तो पता है आपका रुपया है, आप कस्टमर हो, आपके पास रुपया है, तो दूसरी करेंसी डीलर के पास है, डॉलर डीलर के पास में। तो अब जिस करेंसी में कोटेशन है, आपने बताया रेट आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखो कि पहले तो किस करेंसी में कोटेशन है, ये बताओ। यहाँ पे इस दुकान पे किस करेंसी में कोटेशन है, डॉलर, डॉलर में कोटेशन है। ये डॉलर किसके पास है, डीलर के पास है। तो आप डीलर से क्या कहोगे, तुम्हारा $1 दे दो, ये कहोगे ना, डीलर से ये तो कहोगे कि तुम्हारा $1 दे दो। तो $1 दे दो तो क्या कहेगा कि तुम्हारे पास क्या है, रुपया, तो रुपया ज्यादा दे दो, तो रेट कौन सी लग जाएगी, $1 इक्वल टू 40.35। क्लियर भाई, जिस करेंसी में कोटेशन है वो डॉलर है, डॉलर डीलर के पास है, हम डीलर से कहते हैं कि तुम्हारा $1 दे दो, तो बदले में हमसे हमारी करेंसी ज्यादा लेगा, यानी रुपया ज्यादा लेगा। तो एक्सचेंज रेट कौन सी लग जाएगी, $1 इक्वल टू ₹40.35। इस रेट को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिस करेंसी में कोटेशन है वो डीलर के पास है, डीलर से मैं कहता हूं तुम्हारा $1 दे दो, तो बदले में वो मेरे से रुपया ज्यादा लेगा, ज्यादा लेगा, तो $1 इक्वल टू ₹40.35। तो ये अपन ने रेट ले ली, तो है रेट किया, तो एक तो लिए अपन ने $1 इक्वल टू ₹40.35, $1 इक्वल टू ₹40.35, ये रेट अपन ने ले ली। अब देखो इस दुकान से आपने क्या खरीद लिया, डॉलर खरीद लिया। अब डॉलर बाय कर लिया, तो अब डॉलर से अपन दूसरी करेंसी में जाएंगे, तो डॉलर से कौन सी करेंसी में जाएंगे, डॉलर से अपन जाएंगे पाउंड में, ठीक है ना। तो जब डॉलर से पाउंड में जाएंगे तो अब आप भूल जाओ कि कभी आपके पास में रुपया होता था, क्योंकि वो तो आपने सेल कर दिया। अब आपके पास क्या है, डॉलर है। तो जब हम डॉलर से लिंक काहे का है, पाउंड का, डॉलर से पाउंड का लिंक है, तो अपन ने देखेंगे कि मेरी डॉलर और पाउंड में डील करने वाले पर्सन कौन है। तो हम यहां गए, यहां पे, तो यहां पे हमने देखा कि डॉलर और पाउंड में डील करने वाला ये डीलर है, यही है ना, डॉलर और पाउंड में डील करने वाला ये है। हम इस दुकान पर चल जाएंगे, इस पर चल जाएंगे, तो यार हम तो डील ही नहीं करते इनमें, तो इसका मतलब यहां नहीं जाना, कहां जाना है, यहां जाना है, क्योंकि हमने डॉलर और पाउंड का लिंक बना रखा है, तो डॉलर पाउंड वाला कोटेशन ये है। अब आपके पास क्या है, डॉलर है, आपके पास डॉलर है, तो हम देखेंगे कि साहब किस करेंसी में कोटेशन है, डॉलर में। वो डॉलर किसके पास है, अपने पास है। आप उसी काउंटर पे डॉलर रखोगे ले जाके कि डॉलर पकड़ो और आप मेरे को दूसरी करेंसी, ये करोगे ना। जिस करेंसी में कोटेशन है वो डॉलर है, डॉलर आपके पास है। आप $1 डीलर को दोगे तो बदले में वो आपको पाउंड कम देगा, कम देगा, तो रेट ये लग जाएगा 0.65। ऐसा मत सोचना कि सेलिंग रेट में सब रेट हाई लगेगी तो इसका हम लोग सब इधर के ले लेते हैं, इधर का दिमाग क्यों लगाएं, है ना। ऐसा नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिस करेंसी में कोटेशन है वो किसके पास है, डीलर के पास है, तो डीलर उसके बदले में हमसे ज्यादा लेगा। वो कोटेशन, वो करेंसी हमारे पास है, हम एक करेंसी देंगे तो बदले में डीलर कम देगा, तो यहां कोटेशन लग जाएगा $1 इक्वल टू £0.65। तो यहां लग गया $1 इक्वल टू £0.65, ये सेकंड कोटेशन आ गया। अब आपके पास में क्या हो गया, पाउंड। अब भूल जाओ कि कभी आपके पास में रुपया और डॉलर होता था, अब आपके पास तो है पाउंड।
अब पाउंड है तो पाउंड से लिंक काय का है, एफएफ का है, पाउंड से लिंक एफएफ का है। अब आप ये देखो कि कौन सा डीलर पाउंड और एफएफ में डील कर रहा है, कौन सा डीलर पाउंड और एफएफ में डील कर रहा है। तो अपन ने ये पता किया कि पाउंड और एफएफ में डील करने वाला डीलर ये थर्ड है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के पास जाओगे तो कोई यार हम तो इस चीजों में डील ही नहीं करते, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको शूज लेने जाते हैं तो कोई कपड़े की शॉप पे थोड़ी चल जाओगे। तो ये जो है डॉलर और पाउंड का जो डील कर रहा है ये थर्ड डीलर, इसके पास गए अपन। अब यहां गए तो यहां से भी रेट आइडेंटिफाई करनी है। अब यहां देखा कोटेशन किस करेंसी में है, पाउंड में, ठीक है ना। अब कोटेशन पाउंड में है, दूसरी करेंसी देखो कि पाउंड किसके पास है, कस्टमर के पास है, क्योंकि ये पाउंड आपके पास आ गया था यहाँ पे। तो ये पाउंड आपके पास है तो आप 1 पाउंड ले जाके काउंटर पे रख दोगे। तो 1 पाउंड दे दिया तो बदले में वो हमें एफएफ कम देगा तो रेट लग जाएगी 7.30, यानी 1 पाउंड इक्वल टू एफएफ 7.30। क्लियर, 1 पाउंड इक्वल टू एफएफ 7.30, तो ये हो जाएगा 1 पाउंड इक्वल टू एफएफ 7.30। यहां ध्यान रखना कि जब अलग अलग करेंसी में कोटेशन दे रखा होता है तो ये नहीं कि साहब सेलिंग रेट के लिए सभी हाई रेट्स ले ली जाए और बाइंग के लिए सभी लो रेट्स ले ली जाए, ऐसा नहीं करना, हमें इस तरीके से डील करना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन क्रॉस रेट्स पता करेंगे, इसके बाद जो अगली स्टेप क्या होती है हमारी, क्रॉस रेट्स। अब क्रॉस रेट्स का मतलब है कि हमें पर एफएफ पता करना है ना, पर एफएफ पता करना है। तो हमें देखो यहां पर एफएफ दे रखा है, क्या पर एफएफ नहीं दे रखा ना, लेकिन ये कोटेशन में एफएफ काम आ रहा है तो इसको आप पर एफएफ बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस कोटेशन को कैसे लिख सकते हो आप, 1 एफएफ इक्वल टू 1 पाउंड डिवाइड बाई 7.30। इस कोटेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो ना। अब क्रॉस रेट पता करने के लिए मैं स्टार्ट करूं 1 एफएफ इक्वल टू 1 पाउंड डिवाइड बाई 7.30। मैं लिखूं 1 एफएफ इक्वल टू 1 पाउंड डिवाइड बाई 7.30। क्लियर। अब मैं इस पाउंड में पाउंड का वैल्यू पुट कर दूं, इस पाउंड को तो हटा दूं, उसकी जगह इसका वैल्यू पुट कर दूं। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा तो देखूंगा कि पाउंड का वैल्यू क्या दे रखा है। देखो पाउंड का कोटेशन जो दे रखा है तो ये अपने कोटेशन आइडेंटिफाई किया था ना, तो ये 1 पाउंड का ये वाला है, क्योंकि ये कोटेशन अपन ने काम में ले लिया, ठीक है ना। तो ये 1 पाउंड का रेट यहां भी नहीं दे रखा, यहां नहीं दे रखा, तो इस रेट को भी आप कर सकते हो, यानी 1 पाउंड इक्वल टू $1 डिवाइड बाई 0.65। इस कोटेशन को इस तरह लिख सकते हो ना। तो अपन ने यहाँ पे पाउंड का वैल्यू पुट किया तो 1 पाउंड का वैल्यू कितना है, $1 डिवाइड बाई 0.65। तो ये आ जाएगा हमारा $1 डिवाइड बाई 0.65। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां पे जो डॉलर है, इस डॉलर को कट करना हमारे को, इस डॉलर की जगह डॉलर का वैल्यू पुट करेंगे। और डॉलर का वैल्यू जो अपन ने देखा, तो देखो डॉलर का वैल्यू क्या दे रखा है, ये दो कोटेशन काम में ले चुके ना अपन। अब डॉलर का वैल्यू दे रखा है $1 इक्वल टू रुपीज 40.35। इसका वैल्यू दे रखा है $1 इक्वल टू रुपीज 40.35। तो अब अपन लिखें, इसको काटा और लिखा रुपीज 40.35, ये आ गया। तो मेरे कोटेशन के हिसाब से 1 एफएफ इक्वल टू, देखो यहाँ 1 डिवाइड बाई 7.30 रह गया, यहाँ 1 डिवाइड बाई 7.30, यहाँ 1 डिवाइड बाई 0.65, यहाँ पे रुपीज 40.35। तो ऐसा करो 40.35 को एक बार 0.65 से डिवाइड करो और एक 7.30 डिवाइड करो तो ऊपर रुपया है, तो ये रुपीज कितना आ जाएगा 8.5037, ये आ गया। 1 एफएफ इक्वल टू रुपीज 8.5037, ये रेट आ गई। यानी 3 रेट की जगह हमारे पास एक रेट होगी, डीलर और कस्टमर बैठ गए सामने सामने,
और बता दिया कि साहब एक एफएफ के बदले में ये रेट बनती है, यहां तक कोई दिक्कत। अब एक्सचेंज मार्जिन में आ जाओ। एक्सचेंज मार्जिन में आ जाएं तो एक्सचेंज मार्जिन कैसे लगेगा? देखो ये सेलिंग रेट है ना, सेलिंग रेट है, हमारे पास रुपए थे, रुपए से हम एफएफ पे पहुंच गए, ठीक है ना। अब हम रुपए के बदले में इस एफएफ को बाई कर रहे हैं, तो डीलर इस एफएफ को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। जिस करेंसी में कोटेशन है वो एफएफ है, वो डीलर इस एफएफ को सेल कर रहा है। सेल करते समय वो हमसे 8.5037 लेगा, तो एक्सचेंज मार्जिन ऐड करके लेगा, लेस करके लेगा, ऐड करके लेगा, तो ऐड करके लेगा एट एक्सचेंज मार्जिन एट एटो 0.1%। ये कितना है? 371 नहीं, हाँ करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 0.0850 008 है, 0.008503, ठीक है। तो ये आ गया 1FF इक्वल टू 8.5122 आ गया। और इसको फाइनेंस में करते हैं तो 1FF इक्वल टू रुपीज 8.5125, है ना। ये 8.5125 ये हमारी एक्सचेंज रेट हो गई, ठीक है, सेलिंग रेट। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लीजिए अपन दूसरी एफएफ बाइंग रेट पता करते हैं, कौन सी? एफएफ बाइंग रेट। तो एफएफ बाइंग रेट कैलकुलेट करते हैं तो कुल मिला के एफएफ बाइंग रेट में एफएफ किसके पास है? हेल्ड बाय कस्टमर एंड अल्टीमेटली रूपी हेल्ड बाय, ये चीज है, ठीक है ना। अब इसमें वो देख के अपन अपना लिंक क्या था करेंसीज का। देखो एक तो रुपए था, रुपए से डॉलर, डॉलर से पाउंड, पाउंड से एफएफ, ये था, ठीक है। और अब अपने को जब रेट आइडेंटिफाई करना है सेकंड पार्ट, तो यहां पे जो एफएफ बाइंग रेट का मतलब है कि एफएफ कस्टमर के पास है ना। आप कस्टमर हो तो आप घर से निकलो क्या लेके? एफएफ। आप घर से एफएफ लेके निकलो, तो घर से एफएफ लेके निकलोगे तो पहले किस शॉप पे जाओगे? एफएफ का जो दे रखा है रेट वो कौन से में है? ये लास्ट वाले में, ठीक है ना। तो आप एफएफ लेके घर से निकले हो, अब आप जिस डीलर के पास गए वो एफएफ में डील करने वाला है, तो यहां रेट लिखी हुई है 1 पाउंड इक्वल टू एफएफ 7.30, ये लिख रखा उसने। अब कस्टमर के पास में एफएफ पड़े हुए हैं, डीलर के पास में 1 पाउंड है, तो कस्टमर जाके क्या करेगा? वहां पे क्या बोलेगा? 1 पाउंड दे दो, क्योंकि जिस करेंसी में कोटेशन है वो तो किसके पास है? डीलर के पास है। तो हम कहेंगे भी तुम्हारा 1 पाउंड दे दो, तो कहेगा कि कोई बात नहीं, दे देते हैं, लेकिन तुम एफएफ हमारे को ज्यादा दो। कस्टमर के पास जो चीज है वो ज्यादा लेगा, तो ये आ जाएगा 1 पाउंड इक्वल टू एफएफ 7.38, 1 पाउंड इक्वल टू एफएफ 7.38, ठीक है ना। तो 1 पाउंड इक्वल टू एफएफ 7.38 एक रेट तो यह लग जाएगी, ठीक है। अब देखो आपके पास में क्या हो गया? अब आपके पास पाउंड है, आपने एफएफ लेके गए थे, एफएफ से आपने पाउंड बाय कर ली, तब आपके पास में पाउंड है ना। आपके पास में पाउंड है। अब देखो पाउंड में डील करने वाला कौन सा है? ठीक है ना। पहले वाला तो काम में ले लिया अपन ने, दूसरी दुकान पे गए अपन
पाउंड जहाँ डील कर रहा है तो वहाँ पे $1 इक्वल टू पाउंड समथिंग लिखा हुआ है। अब जिस करेंसी में कोटेशन है वो डॉलर है। डॉलर किसके पास है? डीलर के पास है। हम कहेंगे भाई तुम्हारा $1 दे दो, तो बदले में वो हमसे पाउंड ज्यादा डिमांड करेगा। हम उससे $1 डिमांड करेंगे तो बदले में वो हमसे पाउंड ज्यादा लेगा, यानी 0.70। तो $1 इक्वल टू पाउंड 0.70, $1 इक्वल टू पाउंड 0.70, तो रेट हो जाएगी $1 इक्वल टू पाउंड 0.70। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या हो गया? डॉलर हो गया। अब आपके पास क्या हो गया? डॉलर हो गया। क्लियर? आप एफएफ लेके गए थे, एफएफ से ले लिया आपने पाउंड, दूसरी दुकान पे गए बगल में, पाउंड से ले लिया डॉलर, और थर्ड डीलर के पास जाओगे तो उससे लोगे डॉलर के बदले में रुपीस। तो यहां पे आप जो गए तो उससे अब डॉलर और रुपए में, डॉलर में डील करने वाला ये है। तो डॉलर और रुपए कोटेशन दे रखा है। अब जिस करेंसी में कोटेशन वो कौन सी है? डॉलर है। डॉलर किसके पास है? कस्टमर के पास है। कस्टमर के पास है ना, तो कस्टमर क्या बोलेगा? ये डॉलर रखो, $1 रखो, और $1 के बदले में आप रुपये दो। तो डीलर क्या करेगा? कम देगा। तो $1 के बदले में रुपीस कम मिलेंगे, 40.20। तो $1 इक्वल टू रुपीज 40.20। तो ये हो जाएगा $1 इक्वल टू रुपीज 40.20। $1 इक्वल टू रुपीज 40.20। ये चीज हमारी रेट्स आइडेंटिफाई कर ली। अब रेट्स आइडेंटिफाई कर ली तो अब अपने को अगले स्टेप में क्या करना है? इनको क्रॉस करेंसी करना है। अब क्रॉस करेंसी करना तो वही पर एफएफ चाहिए अपने को, चाहिए तो पर एफएफ ही ना। तो एफएफ रेट दे रखी क्या? यहाँ पे नहीं दे रखी। तो यहाँ पे 1FF इक्वल टू $1 डिवाइड बाई 7.38 लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया 1FF इक्वल टू 1 पाउंड डिवाइड बाई 7.38। अब इस पाउंड की जगह हम पाउंड का वैल्यू पुट करेंगे। इस पाउंड की जगह पाउंड का वैल्यू पुट करेंगे तो ये पाउंड हमने कट किया और पाउंड की जगह पाउंड का वैल्यू पुट किया। तो पाउंड का वैल्यू कितना आ रहा है? पाउंड का वैल्यू आ रहा है, इसको हम यूज कर दें तो ये $1 डिवाइड बाई 0.70। तो इसके जगह अपन ने वैल्यू लिखा $1 डिवाइड बाई 0.70, $1 डिवाइड बाई 0.70। क्लियर? अब आगे क्या करें? इस डॉलर की जगह इसको हटाया और डॉलर की जगह डॉलर का वैल्यू पुट किया। अब डॉलर का वैल्यू हमें जो दे रखा है थर्ड कोटेशन में, वो दे रखा है रुपीज 40.20, ओनली 40.20 नहीं, रुपीज 40.20, रुपीज 40.20, ये हमने कोटेशन लिख दिया। अब इसको सोल्व करें तो देखो न्यूमरेटर में 1 रुपीज 40.20, डिनोमीटर में 7.38.70। तो 40.20 को इससे भी डिवाइड कर दो एंड इससे भी डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? रुपीज 7.7816। ठीक है ना, 7816। क्लियर? अब यहां पे 7.7816 आ गया। तो अब देखो ये कौन से रेट बाई कर रहे थे, रेट कैलकुलेट कर रहे थे? बाइंग रेट, सेलिंग रेट? एफएफ बाइंग रेट, क्योंकि एफएफ हमारे पास था। तो एफएफ वो हमसे बाई कर रहा है, एफएफ वो हमसे बाई कर रहा है। तो कुल मिला के एफएफ हमसे बाई कर रहा है, तो एक एफएफ के बदले में इतने रुपए मिलते हैं। अब ये एफएफ हमारे पास है तो हमसे डीलर एफएफ बाई कर रहा है, बाई करते समय वो चाहेगा कि पेमेंट कम किया जाए, तो एक्सचेंज मार्जिन क्या करेगा? लेस करेगा। तो इसमें से एक्सचेंज मार्जिन लेस करेगा तो 0.1% है। कितना आया? 0077 8
81, तो ये रेट आ गई 1FF इक्वल टू रुपीज 7.7738, ठीक है ना। $1 1FF इक्वल टू रुपीज 7.7738 रेट आ गई। क्लियर। अब हम इसको फाइनेंस ऑफ कोटेशन करें तो ये बताओ कि ये 38 किसके पास है, 50 के पास है, तो ये हो जाएगा हमारा 1FF इक्वल टू रुपीज 7.7750, है ना। 1FF इक्वल टू रुपीज 7.7750, ये हो जाएगा बाइंग रेट। क्लियर। तो FF की बाइंग रेट हम लिखें, बाइंग सेलिंग लिखें तो हम लिखेंगे 1FF इक्वल टू, बाइंग तो स्मॉल होती है ना, तो ये पहले आएगी 7.7750 ओब्लिक, वो कितनी आई थी 8.5125, 8.5125, ये FF की बाइंग एंड सेलिंग रेट हमारी आ गई। ठीक है, ये FF की बाइंग एंड सेलिंग रेट हमारी कैलकुलेट होके आ गई। तो ये है क्रॉस करेंसी रेट्स, ठीक है ना, जहां पे आपको कोटेशन डिफरेंट करेंसीज में दे रखा है और आपको करेंसी रेट पता करनी है। तो ऐसे केस में पहले सिंपल से हम आइडेंटिफाई करें कि अगर एक्सचेंज रेट सेम करेंसी में है तो अपन राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं, है ना। एक्सचेंज रेट सेम करेंसी में है तो राइट हैंड साइड को इक्वलाइज कर दिया, इक्वलाइज करके आप दोनों में से किसी के रेट पता कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आपका एक्सचेंज रेट डिफरेंट करेंसीज में है, डिफरेंट करेंसीज में है तो ऐसे केस में एक इक्वेशन का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करके एक्सचेंज रेट पता करते हैं। लेकिन मान लीजिए मल्टीपल रेट दे रखी है, मोर देन 2 दे रखा है, ठीक है ना, मल्टीपल रेट दे रखी है, यानी उसमें 3 भी कोटेशन हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 कोटेशन हो तो कोई बात नहीं, आप लिंक बनाते चलो। पहला काम किया आपने, लिंक एस्टेब्लिश कर दिया कि जो करेंसी जो आपके पास है, कस्टमर के पास है, उससे लिंक बना दिया सारा आर पार। लिंक के बाद में आप रेट आइडेंटिफाई करोगे, तो रेट आइडेंटिफाई करते समय हर जगह ये चेक करना है कि भाई किस करेंसी में कोटेशन है, जिस करेंसी में कोटेशन है वो मेरे पास है या डीलर के पास है। अगर कस्टमर के पास है तो मैं एक करेंसी दूंगा तो डीलर उसके बदले में दूसरी कम देगा, और मान लीजिए वो डीलर के पास है तो मैं उससे वो डिमांड करूंगा तो बदले में मेरे से ज्यादा चार्ज करेगा। क्लियर। इस तरीके से आपने कोटेशंस आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद में जो अगला काम आता है, तो अगला काम आता है तो एक का वैल्यू दूसरे के अंदर पुट करना है, पुट करके और आपको अल्टीमेटली रेट आ जाएगी एक। उस रेट में देखो कि वो रेट उस करेंसी की बाइंग रेट है, सेलिंग रेट है ना। तो उसका मतलब है कि सेलिंग रेट का मतलब है कि डीलर सेल कर रहा है वो करेंसी मेरे को, तो सेल करते समय एक्सचेंज मार्जिन ऐड करेगा, और अगर वो बाइंग रेट हुई तो इसका मतलब मेरे से बाय करेगा, मेरे से बाय करेगा तो मेरे को कम पे करेगा, कम करेगा तो एक्सचेंज मार्जिन लेस करेगा, और उसके बाद में अपन कोटेशन फाइनेंस कर देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से अपन क्रॉस करेंसी रेट्स का पता करते हैं। क्लियर है। क्रॉस करेंसी रेट्स आगे काम आनी है। अभी अपन फॉरेक्स के ABCD देख रहे हैं, है ना। हालांकि लेकिन ये रेट्स ढंग से कैलकुलेट होने आ गई तो इसकी जो बाकी बेसिक जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिसीजन मेकिंग तो इजीली हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो अभी बेसिक चीजें हैं इसको थोड़ा सा आपको और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो देखो ये जो अपना आंसर जो था ना ये आ रहा ना 7.7750 और 8.5125। क्लियर, सेम है।